नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर अपन डिस्कस कर रहे थे। पिछले साल के सभी पेपर जिनका मैथ्स का सॉल्यूशन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। इस साल जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी हुई है उसके 2 पेपर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। जो 27 तारीख को पहली शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के पेपर है उनका मैथ्स का सॉल्यूशन पूरा डिटेल से वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया है। आज इस क्लास में अपन 28 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में सीईटी का पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। सवाल मेरे पास आ रखा है, पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा है। इस पेपर में अपन देखेंगे कि जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को। ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक सिक्के का व्यास आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर है, एक सिक्का है इस टाइप में 3D में सिक्का रहेगा और सिक्का इस टाइप से ही रहता है बेलनाकार, क्योंकि उसकी कुछ मोटाई भी होती है। तो ये कह रहा है इसका व्यास जो है वो ये व्यास दे रखा आपको 2.5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो दे रखी है ये वाली मोटाई हम यहां पर देखेंगे 0.2 सेंटीमीटर और एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास 5 सेंटीमीटर है। इन सिक्कों को एक बेलन, ऐसा बेलन बनाना है अपने को, इन सिक्कों को डालते हुए, और उस बेलन का व्यास दे रखा है आपको कि व्यास तो है 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बनाने में कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, सिक्कों की संख्या अपने को चाहिए। इसका जो आयतन होगा वो हम इसके आयतन से डिवाइड करेंगे तब हमें सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। यहां पर हम देखेंगे कि बेलन में सिक्के का पहले देखते हैं अपन कि सिक्के का जो आयतन होगा वो कैसे निकालोगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां से हम आर देखेंगे, सिक्के के लिए मैं आर स्मॉल ले लेता हूं काम में, बेलन की आर हम कैपिटल ले लेते हैं। यहां पर तो आर आएगी अपनी 2.5 सेंटीमीटर, हाइट अपनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये तो है बेलन और ये है आपका सिक्का। और इस सिक्के को आपको इस टाइप के कितने सिक्के होंगे कि उससे आप बेलन बना सको। तो हम देखेंगे, पहले सिक्के का आयतन निकालो। सिक्का भी एक तरह से बेलन है और बेलन का आयतन हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां पर पाई तो एज इट इज रख लेते हैं, मान लगाते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिक्कों की संख्या चाहिए। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पर ये चीजें अपन ध्यान रखते हैं तो अपने को बहुत सी सुविधाएं मिल जाती है। आर का मान देखो, यहां से मैं अगर चाहूं तो मैं 2.5 में 2 से भाग भी दे सकता हूं, जिससे आपको ये आर मिल जाएगी, या इसका आधा करते हुए भी आप लिख सकते हो। जैसे 2.5/2 इंटू 2.5/2। एच का मान लिखना है, यहां पर एच 0.2 सेंटीमीटर है, इसे 2/10 लिख देते हैं। ये मान आया सिक्के का आयतन का। अब हमें बेलन का आयतन चाहिए, तो मैं आपके पास यहां बेलन का आयतन भी लिख देता हूं। बेलन का आयतन क्या होगा, वो भी पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां पर पाई तो पाई है, आर का मान यहां पर कितना 2.5 ले लेते हैं या फिर 5/2 ले लो। तो ये 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10, एच 10 है अपनी। सभी देखो मात्रक जितने भी है सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो हमें मात्रक सभी समान रखने हैं। अब देखो सिक्कों की संख्या जो होगी वो संख्या निकालने के लिए हमें बेलन के आयतन में सिक्के का जो आयतन है उसका भाग देना है। बेलन का आयतन कितना, पाई इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 बटे बेलन का आयतन ये रहा पाई इंटू 2.5/2, 2.5/2, 2/10। यहां से देखो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 2 से तो ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 10 ऊपर जाएंगे तो यहां से सिक्कों की संख्या आएगी। 10 को 10 से गुणा करना है और 2 से गुणा करना है। 2 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 200 जो सिक्के हैं
उन 200 सिक्कों की मदद से आप लोग ये बेलन बना सकते हो। तो यहां से हमने देखा सिक्कों की संख्या निकालना आसान है। बेलन का आयतन लिया और सिक्के का आयतन लिया, बेलन के आयतन में सिक्के का आयतन का भाग देने पर वो संख्या मिल जाएगी। इस टाइप के जब सवाल बनते हैं ना, तो उन सवालों में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। अब देखो यहाँ कहीं पर भी आयतन का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि किसी भी अगर अपन कोई पात्र लेते हैं, उस पात्र में कितना सामान डाल सकते हैं वो उसके आयतन पर निर्भर करता है। आयतन जब लेंगे तो यहां हमें पता है ये ठोस सिक्का है और बेलन भी ठोस बनाना है। ठोस सिक्का ठोस बेलन बनाना है, मतलब इसका जो मटेरियल चाहिए होगा वो मटेरियल पूरा का पूरा उसमें कितना सामान जाएगा उसी हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं। सिक्का छोटा है तो अब कितने सिक्के को गालेंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि इस सिक्कों को रखते हुए हमें ये बेलन बनाना है, रखते हुए नहीं, इन सिक्कों को गालना है और गालने के बाद जो लिक्विड मेटल बचेगी उस लिक्विड मेटल को फिर से बेलन में डालना है। तो इस हिसाब से आप आसानी से संख्या निकाल सकते हो। अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डब्बे होंगे। पहला एक डब्बा दे रखा है और उस डब्बे को आपको कहा है कि उसकी जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई है वो आपको दी है। ये एक ऐसा डब्बा है और उसने कहा है इसकी लंबाई तो है 8 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। और एक ऐसा आयतन और दिया है, एक 6144 सेंटीमीटर क्यूब का कोई आयतन वाला कोई डब्बा है और उस डब्बे में ऐसे कितने डब्बे समाहित होंगे। फिर से वही संख्या निकालनी है, इसके आयतन का भाग इसमें देना है। अब इसका आयतन क्या होगा, ये देखो भुजाएं क्या है, अलग अलग है, अलग अलग भुजाएं हैं, मतलब ये चीज क्या आ गई, ये तो हो गया घनाभ। अब घनाभ ये है, संख्या पूछी है तो दोनों के आयतन को क्या करना है, अभी जस्ट अपन ने सवाल किया है, दोनों के आयतन को भाग देना है। तो यहां मैं 6144 में भाग दूंगा घनाभ के आयतन का। घनाभ का आयतन आप सभी को पता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इन तीनों का जब हम गुणनफल लेते हैं तो ये घनाभ का आयतन आपको मिल जाता है। यहां से हम देखेंगे लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, ये टोटल आयतन है। मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे फिर से भाग देना है, मैं बड़ी संख्या नहीं करूंगा, इन छोटी छोटी संख्याओं से ही भाग दे दूंगा। यहां हम देखेंगे 8 इंटू 4 इंटू 6 का हमें भाग देना है। पहले देखो 4 से भाग दे लो, 4 से भाग देंगे, इसमें 4 एकम 4, फिर से बचा 2, 2 और 1 21 हो गए, 4 पंजे 20, फिर से होगा 1 और 4 14, 4 3 12, फिर से बचे 2 और 4 6 चौके 24। ये 4 से डिवाइड होने के बाद 1536 आ रहा है। अब 6 से विभाजित करके देख लेते हैं, 6 से देते हैं तो 6 दूनी 12, फिर से बचे 3, 3 और 3 हो गए 33, 6 पंजे 30, फिर से बचे 3 और 6 36 हो गए, 6 चंग 36। यहां पर आ रहा है 256। अब 256 में 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24, फिर से 1 और 6 16, 8 दूनी 16। मतलब ये वाक्य उस आयतन में ऐसे 32 डब्बे आप डाल सकते हो। तो वो ऐसा कोई पात्र है जिसका आयतन ये है, तो इस टाइप के जो डब्बे हैं वो 32 डब्बे उसमें समाहित हो सकते हैं। देखो मैथ्स यहां पर कहां काम आती है। अगर आपके पास कोई ऐसा कार्टून है
और उसमें आपको पता करना है कि ऐसे कितने डब्बे आएंगे, या हमें घर पे कहा जाए कि ऐसा सामान एक दे दिया कि इस टाइप के डब्बे पैक करने हो तो कितना बड़ा, या आपसे कहे कि 32 डब्बे पैक करने हो तो कितना बड़ा आयतन वाला आप कार्टून लेके आओगे। तो मैथ्स हर जगह आपके लिए काम आती है। देखो अगला सवाल कह रहा है कि मैथमेटिकल शब्द में एमए के स्थान पर एन लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मैं आपके पास सामने मीनिंग लिख देता हूं। ये कह रहा है METHEMATICAL। अब कह रहा है ये मैथमेटिकल स्पेलिंग है, इसमें एम और ए दोनों के स्थान पर अपने को एन लिखना है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो यहां देखेंगे एम ए दोनों साथ में कहां पे है, ये एम ए रहा, एक ये एम ए रहा। पहले टोटल अक्षर गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले तो 12 डिजिट थे। अब एम ए की जगह लिखना एन है तो यहां पर मैं लिख दूंगा एन, फिर THE, फिर एम ए की जगह मैं लिखूंगा एन, फिर TICAL। कितने शब्द बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कितने शब्द हैं, अब जो अंक डिजिट नाम अल्फाबेट जो भी समझो कितने हैं, 10। पहले थे 12 अब हो गए 10। कितनी कमी आई, 2 की कमी आई है। किस पर आई है, नई पुरानी संख्या क्या थी 12, परसेंटेज निकालना है, गुणा कर दो 100 से। 2 से 12 गए 6 बार, 2 से ये गया 3 बार, ये गया 50 बार। 50/3, 16 तिया 48, 16 सही 2/3%। ये वाला ऑप्शन था, वह राइट आंसर होगा। सवाल बहुत अच्छे थे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। ए ने बी को 600 रुपए 2 वर्ष के लिए और सी को 200 रुपए 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए। दोनों से उसे कुल 100 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर बताओ। ए ने बी को दिए पैसे और ए ने सी को दिए पैसे। बी को उसने दिए 600 रुपए दिए, 600 रुपए, और कितने साल के लिए दिए, 2 वर्ष के लिए। सी को उसने 200 रुपए दिए और 4 वर्ष के लिए दिए, और उसको साधारण ब्याज मिला है, वो ब्याज टोटल मिला है उसे, दोनों से ब्याज मिला है 100 रुपए। अब पूछा है आपसे कि दर बताओ। देखो इस टाइप का सवाल बहुत आसान सवाल है और इसे सोल्व करने के लिए हमें दोनों से ब्याज निकालना है और उसका योग करते हुए उसको बराबर कर देना है। देखो ब्याज के लिए आपको फॉर्मूला सभी को पता है। ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। ये होता है ब्याज का फॉर्मूला। इसमें से हमें दर निकालनी है। मैंने दर को आर मान लिया। एक ही चीज तो निकालनी है, दर निकालनी है, उसको आर मान लिया, बाकी सब चीजें हमें दे रखी है। यहां से मैं देखूंगा ब्याज तो 100 दे रखा है। पहली बात, बी से मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 600 रुपए 2 वर्ष के लिए 8% दर से हमें इतना ब्याज मिलेगा। फिर सी से ब्याज निकाले, 200 रुपए दिए 4 वर्ष के लिए 8% से 100 से हम इसे गुणा भाग दे देंगे। यहां से देखेंगे दोनों में 100 कॉमन आ रहा है, 100 इस तरफ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 × 100।
यहां हम देखेंगे 600 को 2 से करेंगे तो 1200 आर, या सीधा 100 से भाग भी दे सकते हैं अपन दोनों तरफ। तो यहां से मैं ये 100 को हटा देता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 इंटू 2 12 आर, प्लस यहां पर होगा 8 आर। यहां से 8 और 12 20, 20 आर बराबर 100 है, तो आर बराबर 100/20, जो 5% दर आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि ए ने 5% की दर से ही बी को 600 रुपए 2 साल के लिए दिए, और ए ने 5% की दर से 200 रुपए 4 वर्ष के लिए सी को दिए। अब आपसे फिर से वो पूछ भी सकता था कि बी का कितना हिस्सा है और ए का ब्याज में कितना हिस्सा है, वो अलग अलग अपन निकाल सकते हैं। दर अपने पास है, जैसे ही दर का मान यहां रखेंगे तो बी से जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो मिल जाएगा 12 इंटू 5, 60 रुपए बी से मिलेगा, और 40 रुपए जो है वो सी से ब्याज मिलेगा। तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। आगे देखो, अगला सवाल अपन देखते हैं। सारे सवाल अच्छा हैं और इजी भी है, इतना कोई हार्ड एंड टफ वाला सवाल नहीं था। चारों पेपर मैंने देखे हैं, चारों पेपर में लगभग जो सवाल आए हैं वो सभी आसान आसान सवाल आए हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जब एक वस्तु को 69.6 रुपए में बेचा जाता है, ये कह रहा है कि 69.60 रुपए में बेचा जाता है, और 25% की हानि होती है। 25% की अगर आपको हानि होती है तो लागत मूल्य अपने को चाहिए। लागत मूल्य हम मानते हैं, लागत मूल्य क्या होता है 100% वैल्यू, या हम इसे क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब हमें चाहिए तो हानि 25% की हुई है, मतलब 25 घटाते हुए हम लिखेंगे कि उसने 75% में इस माल को बेचा था। 75% में बेचा उसने 69.60 रुपए में। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, सीधा आ जाएगा 69.60 जो है वो 75 था, 100 निकालना है। 25 तिया 75, 25 चौके 100। 3 से ये डिवाइड हो रहा है, देखो 3 से हम देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 23.2 को 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, पॉइंट का एज इट इज, 4 3 12, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। उसका जो लागत मूल्य था, या इसकी हम कह सकते हैं कि लागत मूल्य कितना है, वो है 92.8। ये जो 92.8 रुपए है वो उसकी लागत मूल्य है। उसने बेचा था 69.6 रुपए में, 25% की हानि हो गई। ये एसपी है, ये सीपी जो हम कहते हैं वो सीपी का मान ही ये है कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ये लॉस हुआ है उसे 25% का। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब देखो अगला सवाल एवरेज से संबंधित है। ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 70वीं पारी में 90 रन का स्कोर बनाया। उसने 16 पारी पहले खेली थी, 70वीं पारी में उसने 90 रन का स्कोर बनाया है, जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 70वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। देखो औसत बढ़ जाता है, बढ़ जाता का मतलब यहां तक मैं कहूं कि उसका औसत कुछ था, वो x था। अब 70वीं पारी के बाद जब वो खेलता है तो उसका औसत 3 बढ़ जाता है, मतलब नया औसत कितना हो गया, नया औसत जो है वो x + 3 हो गया। ठीक है, सवाल को समझना थोड़ा सा, या तो आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हो,
लेकिन बाई ऑप्शन नहीं करते हो तो इसे कैसे करेंगे? देखो, हमने कहा कि 16 पारी तक उसके पास कुछ औसत था, हमें नहीं पता है कि उसका औसत कितना था, तो हमें सीधा सीधा ध्यान रखना है कि 16 पारी तक औसत x था, टोटल रन कितने हो गए? अब अगर x औसत है तो टोटल रन कितने होंगे? 16 प्लस x हो गए। तो 16 पारी तक कुल रन जो है उसके वो हो गए 16x। ये तो रन उसने 16 पारी तक बनाए। अब वो कह रहा है कि 17वीं पारी में उसने रन बनाए 90। तो 17 पारी में कितने रन हो गए? 17 पारी में कुल रन कितने होंगे 17 पारी खेलने के बाद? ये तो 16 पारी के रन हो गए, प्लस हम कर देंगे 90, क्योंकि ये 17वीं पारी में रन बनाए वो हमें पता है। अब यहां से ये तो आ गए कितने? 17 पारी के टोटल रन आ गए। 17 पारी खेलने के बाद औसत पहले वाले औसत से 3 बढ़ता है, यहां से भी हम 17 पारी के रन निकालेंगे। 17 पारी खेलने के बाद रन वो कितने होंगे? औसत को 17 से गुणा करना है, तो 17 इंटू करेंगे x प्लस 3, 17x प्लस 17 तिया 51, और ये दोनों चीजें बराबर होगी तभी तो सवाल सोल्व होगा। हम कह रहे हैं कि भाई कुल पारी के रन जो है वो 16x प्लस 90 होंगे, और सवाल ये कह रहा है कि 3 औसत बढ़ा है तो रन है वो 17x प्लस 51 होगा, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। 16x प्लस 90 बराबर कर देते हैं 17x प्लस 51। यहाँ 16x का पक्षांतरण और 51 को इस तरफ ले आते हैं, तो 90 माइनस तो हो जाएगा 51, यहाँ 17x माइनस हो जाएगा 16x। यहां से x की वैल्यू आएगी 90 में से 51 को घटाओ 39। x क्या था? x था 16 पारी का औसत। अब 16 पारी तक उसका औसत था 39, नया औसत 17 पारी खेलने के बाद औसत कितना हो जाएगा? 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42। ये है इसको करने का पूरा मेथड। अब देखो, इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि वो कह रहा है कि औसत 3 बढ़ गया। 3 बढ़ने का मतलब प्रत्येक पारी में 3-3 रन आप दे रहे हो, तो 16 पारी है उनमें भी तो 3 रन देना है अपने को, तो 16 पारी में 3 रन देंगे, 16 तिया 48, घटा दो इसमें से 48, कितने रन बचे? 2, फिर से 1 देंगे, 5 और 4 42। तो ये औसत क्या बचेगा? 42 का है, क्योंकि देखो 16 पारी तक मैं आपको समझाता हूं इस सवाल को। 16 पारी तक उसने 39 रन बनाए, 16 तक 39 बनाए। अब अगली बार उसने 90 बनाए, और हमने कहा कि औसत में कुछ बढ़ता है, मतलब प्रत्येक पारी में बढ़ता है। अब 90 में से इन 16 लोगों को भी तो 3-3 वो दे रहे हैं अपने रन में से, और फिर जो 17वीं बार बचा है वो भी तो इनके बराबर ही बचेगा, तो 3-3 रन तो हमें यहां पर दे देने हैं। प्रत्येक को मैंने 3-3 रन दिए, 16 दिया 48 रन हो गए, माइनस कर दिया। अब इसके पास 17वीं पारी में भी कितना हो रहा है? 42, और इनके पास भी क्या हो रहा है? 42। तो ये यहां से अपने को समझ में आ जाता है, ये 42 मिल रहा है और इनके पास भी 42 हो रहे हैं, तो ये औसत जो है वो 42 वाला सही होगा। ये थोड़ा सीखने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अगर एक बार माइंड में सेट हो गया तो इससे सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। यहां से सीधा देखो, इसको ऐसे समझो आप कि 17 लोग थे, 16 लोगों के पास 39 रुपए थे, वो आपको नहीं पता है 39 रुपए थे। मैंने कहा कि एक 17वां बंदा है, उसके पास 90 रुपए है। अब पहले जिनका उनका औसत था, अगर ये 90 भी मिला देते हैं तो औसत 3 रुपए बढ़ जाता है। 3 रुपए बढ़ जाता है मतलब प्रत्येक को 3-3 रुपए आपको देने हैं। अब जो 16 बंदे थे उनको भी तो आप उस 17वें बंदे से 3-3 रुपए लेकर दे रहे हो। अब लेकर दे रहे हो तो वो होना भी क्या चाहिए? वो बराबर रेशियो आना चाहिए। रेशियो ऐसे है कि देखो, यहां x प्लस 3 कर रहे हो, वो भी 42 के बराबर आना चाहिए, और उस बंदे के पास भी 42 ही बच रहे हैं ना, तो इनके बराबर बराबर औसत का मतलब हो गया बराबर बराबर बचना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है,
जितने बंदे हैं, अगर ऐसा पारी वाला सवाल बनता है तो जितने पारी बची है उनमें औसत से गुणा करके उसमें से घटा देना है, सीधा जो आएगा वो नया औसत आएगा। ये औसत आया वो नया औसत आया। पुराना औसत अगर पूछा जाता है तो हमें फिर से वापस 3 घटा देना है। 42 में से 3 घटा के हम सीधा 39 भी लिख देंगे। देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि श्रीधल और हुसैन की आय का अनुपात तो दिया है श्रीधल और एक है श्री हुसैन। आय का अनुपात वो कह रहा है 7:4 है, ये आय है उनकी। और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 2:1। यदि प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपए की बचत करता है तो श्रीधल का व्यय कितना है? बचत कितनी करता है प्रत्येक व्यक्ति? ये कह रहा है 10,000 की बचत करता है। अब अनुपात दे रखा है, इनको सरल अनुपात को हम संख्या में मानेंगे तो हम इस टाइप से इन्हें गुणा कर देते हैं। दोनों को समान संख्याओं से गुणा कर सकते हैं एक्स और वाई में। आय तो है श्रीधल की आय 7x, खर्चा करता है 2y, बचत है 10,000 रुपए। तो आय में से खर्चे को घटा दो, बचेगी बचत, वो है 10,000 रुपए। अगली बार कहता है कि श्री हुसैन की आय है 4x, माइनस कर दो y, वो भी बचाता है 10,000 रुपए। यहां से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y के मान अपने पास मिल जाएंगे। x और y के मान यहां से आ जाएंगे, इसे कर दो 2 से गुणा, ये हो जाएगा 8x माइनस 2y इक्वल टू 20,000। फिर से इन्हें घटा दो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहां से ये प्लस और माइनस कैंसिल, 7x में से 8x जाएगा तो माइनस का x बचेगा इक्वल टू 20,000, माइनस में से 10,000 जाएगा, माइनस का 10,000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 10,000। x की वैल्यू 10,000 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। 4x में से देखो ये होगा तो 40,000, इसमें से हम y घटाएंगे, बराबर करेंगे 10,000 के। y की वैल्यू आ गई, इसको इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, 40,000 में से 10,000 घटेंगे तो 30,000 रुपए। y का मान आ गया 30,000 रुपए। पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि श्रीधल का व्यय, श्रीधल और इसका व्यय 2y है, y की वैल्यू 30,000 है, 2y की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 रुपए हो गई। तो ये उसका खर्चा जो है वो 60,000 रुपए आ गया। ये भी आसानी सवाल था। सवाल तो लगभग आसान आए हैं। जिसने प्रीवियस ईयर के सवाल की जो मैंने 10 क्लासें डाली थी, अगर वो भी ढंग से देखी है तो सभी सवाल वो आसानी से अटेंड कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। प्रत्येक पेपर में 8-9 सवाल मैथ्स के आए थे इस बार, पिछली बार 5 सवाल आए थे। इस बार थोड़ा वेट मैथ्स का वेटेज बढ़ा है। जिनको मैथ्स आती थी उनके लिए थोड़ा फायदा हुआ है, जिनको नहीं आती थी उनके लिए थोड़ा नुकसान की बात है। लेकिन सवाल ऐसे थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सवाल को टच कर सकता है और आसानी से वो इस सवाल को करने लायक भी था। तो यहां पर सीईटी
28 तारीख फर्स्ट शिफ्ट की जो आंसर की है वो सारी मैंने डिस्कस करवा दिए। इतने ही सवाल आपके आए थे, सभी सवाल अपन ने डिस्कस कर लिए, उनका विश्लेषणात्मक हल अपन ने देख लिया, पूरा मेथड देख लिया, ट्रिक भी अपन ने समझ ली। आगे अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर अगर आप भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं नहीं कहता बार बार कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो चैनल ज्यादा बड़ा होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि काफी बंदे देखते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके भी वीडियो देखते हो तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो ज्यादा लोगों तक वीडियो जाएगा, जिससे उनको भी फायदा हो जाएगा। मुझे तो फायदा है ही है, आपको भी फायदा हो, किसी और को भी फायदा हो जाएगा। धन्यवाद।